हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। क्लास 11th के साथ साथ क्लास 12th का पूरा कवर होते चलेगा। धीरे धीरे बेसिक इंट्रोडक्शन से अपन स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है, इनमें कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको पढ़ना चाहिए, जो 12th में पूरी तरह से आपका काम आने वाला है। जो बेसिक चीजें होती है जैसे कि आपका नोमेनक्लेचर हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, जीओसी का जो मेन पार्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट, रिजोनेंस या फिर हाइपर कंजुगेशन हो, जब तक आपका बेसिक अच्छा अगर नहीं होगा तो 12th में आपका ऑर्गेनिक अच्छा नहीं होगा। तो 12th के ऑर्गेनिक को बेहतर करने के लिए हम आज आपके सामने लेके चल रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसमें हम पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके। तो आराम से एक एक लेक्चर को समझते रहिएगा बढ़िया से, ध्यान से। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीधा मतलब होता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा मतलब कह सकते हैं सर, सब्जेक्ट केमिस्ट्री का पार्ट ऐसा कह सकते हो आप, जिसमें अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को बेसिकली डील करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली किसके साथ डील करना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो शॉर्ट में आप ऐसा लिख सकते हो सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ डील करने वाले हैं। इतनी बात तो समझ में आ गया सर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डील करेंगे। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ मिलते हैं, पहले कहाँ ऑब्टेन्ड हुआ था, और कैसे कैसे इसकी हिस्ट्री चलती रही। एक एक करके समझते हैं। देखिए, हुआ ये था कि पहले के जमाने में ऐसे लोग मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये केवल लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, ऐसा पहले के लोग मानते थे। लेकिन बाद में समय के साथ डिस्कवरी बढ़ती गई, तो एक साइंटिस्ट हुए ओहलर नाम के, जिन्होंने सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में सिंथेसाइज किया, जिसका नाम था यूरिया। आप जानते होंगे कि यूरिया सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे लैब में बनाया गया था ओहलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। वहां के बाद कहानी में ट्विस्ट आने लगा कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन्ड नहीं होगा, जबकि इसे हम नॉन लिविंग थिंग से भी या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। तो अपन पहले क्या करते हैं, एक एक पॉइंट को समझते हैं कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब क्या होगा। आप सीधा याद रखोगे कि ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, इन्हीं दोनों को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को अपन बोलते हैं सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर सवाल आता है सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है। हाइड्रोकार्बन तो देखो नाम में ही छुपा हुआ है। हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कोई भी कंपाउंड जिसमें केवल दो ही चीज हो, हाइड्रोजन और कार्बन, तो उसे हाइड्रोकार्बन समझना। और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स का मतलब कि सर जिसमें हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अदर भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हैलोजन्स हो सकते हैं, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, तो उसे अपन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव समझते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन यहां हाइड्रोकार्बन समझते हैं। सर हाइड्रोकार्बन का मतलब, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसा मतलब इनके कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन हो, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। यानी कि ऐसा कंपाउंड सर जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होगा। अपन शॉर्ट में रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि आप पढ़े होंगे पहले से ही, इसीलिए क्या होना चाहिए, केवल हाइड्रोजन और कार्बन। इनके एग्जांपल्स में आप जानते होंगे कि हाइड्रोकार्बन में मेन तीन आते हैं। इससे एक तो हमारा अल्केन है, दूसरा अल्कीन है,
और तीसरा अल्काइन है। एक मिनट, अल्काइन। तो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, ये तीन हमारे पास बेसिक हाइड्रोकार्बन है, और ये आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब इन्हीं सब का पूरा डिटेल वर्जन यहाँ पे स्टार्ट होगा धीरे धीरे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोकार्बन। सर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अब समझते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक ठीक, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। दूसरे है हमारे पास सर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स सर ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन कार्बन तो हो और साथ ही साथ क्या हो, अदर एलिमेंट्स भी हो, यानी कंटेंस रखता है हाइड्रोजन कॉमा कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन तो होगा, एंड सम अदर एलिमेंट्स भी होने चाहिए, सम अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कुछ अलग एलिमेंट्स भी अगर है, जैसे कि आपका ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई हैलोजन हो सकता है, या फिर आप बहुत सारे एलिमेंट के नाम जानते हो जो हो सकता है इसके अंदर। मेन ये चीज ध्यान रखना है। तो ऐसे कंपाउंड्स को अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इतनी बात समझ में आ गया, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। अब सवाल ये आता है कि सर कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोले, कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं स्टडी ऑफ कार्बन को भी अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल देते हैं। अब सवाल ये आता है कि स्टडी ऑफ कार्बन को क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपसे कोई अगर पूछे कि स्टडी ऑफ कार्बन, तो स्टडी ऑफ कार्बन को भी हम लोग बोल देते हैं क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली अपन कार्बन के स्टडी करते हैं। ठीक, अब बात ये आती है सर कि ऐसा क्या खास बात है कार्बन में, क्यों कार्बन के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। हमारे पास कहने के लिए 118 एलिमेंट्स है, उनमें से कार्बन के स्टडी को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों बोला गया, कुछ तो खास बात रहा होगा। हाँ, पहले के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे। देखिए इसका रीजन क्या है कि जो लिविंग थिंग्स है केवल और केवल उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन्ड किया जाता था। रीजंस क्या है इनके, रीजन देखिए, इन अर्ली टाइम, पुराने जमानों में, इन अर्ली टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ओनली ऑब्टेन्ड, ओनली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि सर ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल और केवल लिविंग थिंग्स से ही प्राप्त किए जाते हैं, जो सजीव चीजें होती है, जैसे पेड़ पौधा हो गया, जीव जंतु जितने भी हो गए जो लाइव है, उसमें केवल ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑब्टेन्ड करते हैं, ऐसा पहले मानते थे। बट कुछ समय के बाद एक साइंटिस्ट हुए ओहलर नाम के, जिन्होंने सबसे पहले लैब में यूरिया का सिंथेसिस किया, यानी यूरिया को बनाया। और कैसे बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। पहले के लोग ऐसा मानते थे और इससे बेसिस पे एक थ्योरी भी दिया गया। लोग कहते थे कि लिविंग में ही ऐसा क्या होता है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। बोला गया कि लिविंग थिंग्स के अंदर गॉड के द्वारा क्रिएट हुआ एक फोर्स काम करता है, जिसे वाइटल फोर्स नाम दिया गया, और उसी को बर्जेलियस ने नाम दिया था वाइटल फोर्स थियरी। तो यहीं से आपका वाइटल फोर्स थियरी का जन्म होता है। ऐसा क्या होता था, तो लोग कहते थे कि लिविंग थिंग्स के अंदर गॉड के द्वारा क्रिएट हुआ एक फोर्स काम करता है, जिसे हम लोग गॉड क्रिएशन फोर्स कहते थे, गॉड क्रिएशन फोर्स। और इसी गॉड क्रिएशन फोर्स का नाम रखा गया था वाइटल फोर्स,
वाइटल फोर्स का मतलब जो लाइफ से रिलेटेड फोर्स काम कर रहा होगा उसे वाइटल फोर्स बोला गया, और बर्जेलियस ने इसी को वाइटल फोर्स थियरी नाम दिया। तो यहीं से, और थियरी जो दी गई, थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, जो वाइटल फोर्स की थियरी निकली, फोर्स जिसको नाम दिया गया वाइटल फोर्स थियरी, क्या नाम दिया गया? वाइटल फोर्स थियरी। और ये किसने दी थी वाइटल फोर्स थियरी? बर्जेलियस नाम के साइंटिस्ट ने। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर वाइटल फोर्स थियरी किसने दिया? बर्जेलियस ने। किसने? बर्जेलियस। बर्जेलियस, ठीक है। तो इन्होंने दिया था वाइटल फोर्स थियरी। इतनी बात समझ में आ गया कि सर पुराने जमाने में लोग ऐसा मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड केवल लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गॉड के द्वारा क्रिएट हुआ फोर्स काम करता है। उस फोर्स को क्या नाम दिया? वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स के बेसिस पे ही एक थियरी आई जिसे वाइटल फोर्स थियरी बोलते हैं। इसको किसने दिया? वर्जिलियस नाम के साइंटिस्ट ने। अब बात आगे बढ़ने लगी, तो इसी क्रम में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओहलर। सबसे पहले लैब में ओहलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, जो कि हमारे लिए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था, या सिंथेसाइज कह सकते हैं आप। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी दुनिया में सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लैब के अंदर, वो बनाया था ओहलर नाम के साइंटिस्ट ने। फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको बनाया गया था ओहलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और जिसका नाम था यूरिया। वो कंपाउंड कौन सा था? यूरिया। और किसने बनाया? ओहलर ने। किसने? ओहलर नाम के साइंटिस्ट ने यूरिया का सिंथेसिस किया। कैसे किया? अब सुनिए, कहानी यहां से स्टार्ट होती है। एक कंपाउंड था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, NH4CNO। इसे क्या बोलते हैं? अमोनियम साइनेट। क्या? अमोनियम साइनेट। ये है हमारे पास अमोनियम साइनेट, इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ये है इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हीट किया गया, क्या किया गया? हीट किया गया, तो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? एक कंपाउंड का फॉर्मेशन, जिसका नाम रखा गया था यूरिया, और फॉर्मूला था ये NH2CONH2। ये है यूरिया का फॉर्मूला। ठीक। ये जो हमारा पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना था इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इसे यूरिया कहा गया। किसके द्वारा? ओहलर के द्वारा। और ओहलर ने इसे कहा कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, और पहली बार बना है लैब के अंदर। जबकि पहले के साइंटिस्ट ऐसा मानते थे कि नॉन लिविंग थिंग से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हो। और ये देखो, ये तो नॉन लिविंग थिंग्स है, अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उससे पहली बार यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया था। तो इस तरह से जो पुरानी जो कथाएं थी, जो पुराने थेसिस थे, जो लोग बोलते थे कि नहीं ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, ये बातें सरेआम गलत हो गई। अब इसके बाद से अब ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी बना सकते हैं। पहला कंपाउंड बना, इसके जस्ट कुछ दिन बाद दूसरा कंपाउंड भी बना, जो कोल्बे नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। उसको भी अपन लिख लेते हैं। तो जो आपका सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में सिंथेसाइज हुआ था, सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लैब, सिंथेसाइज्ड इन लैब,
जो सेकेंड कंपाउंड आपका बना था उसका नाम था एसिटिक एसिड। क्या? एसिटिक एसिड। नाम सुने होंगे एसिटिक एसिड, जो कि सिरका में मिलता है। एसिटिक एसिड, विनेगर जो होता है हमारा अचार में जो डालते हैं वो एसिटिक एसिड ही रहता है। और ये ऑर्गेनिक एसिड है, और इसे बनाया था किसने? कोलवे नाम के साइंटिस्ट ने। कोलवे, 12th में कोलवे के रिएक्शंस भी आते हैं। तो कोलवे ने सेकेंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको लैब के अंदर बना के दिखाया था, जो कि एसिटिक एसिड। अच्छा, एसिटिक एसिड की फॉर्मूले की बात करें तो भाई अभी तो ऑर्गेनिक स्टार्ट हुआ है, आगे इसके नोमेनक्लेचर सभी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल लिख लो CH3COOH होता है। ये है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो यहां तक की कहानी थी इंट्रोडक्शन का। अब स्टार्ट करते हैं सर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के स्टडी को बोलते हैं। कार्बन के स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। फिर हमने देखा कि भाई कि कार्बन के अंदर ऐसी क्या खासियत थी, तो बोला गया कि कार्बन ही तो लिविंग थिंग से ऑब्टेन्ड होगा। अब बात ये आती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इतनी ब्रॉड ब्रांच बन गया है, इसे पूरी तरह से सेपरेट करके अलग से एक ब्रांच बना दिया गया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अलग से स्टडी करना है आपको। इतना डिटेल हो चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज के डेट में। आपको हर जगह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, या कोई भी चीजें है नॉन लिविंग थिंग जिसे आप जलाओगे, जहां से आपको CO2 रिलीज होगा, जहां से आपको वाटर रिलीज हो रहा होगा, CO2 रिलीज हो रहा होगा, वो सारे के सारे कंपाउंड्स आपके ऑर्गेनिक होंगे। जैसे पॉलीमर हो गया, पॉलीथीन, प्लास्टिक, रबर, मैक्सिमम चीजें ऑर्गेनिक ही है, पूरी चीजें। तो ऐसा क्या हुआ, क्यों इतना सेपरेट करना पड़ा ऑर्गेनिक के स्टडी के लिए? तो समझते हैं। देखो, व्हाई स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेपरेटली भाई कि व्हाई स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेटली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेटली क्यों स्टडी किया गया, क्यों इनके लिए अलग से ब्रांच बनाए गए कि नहीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर है तो इनके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से पूरी की पूरी केमिस्ट्री बना दी गई। क्योंकि छोटा मोटा अगर 10 20 50 हजार 10,000 करोड़ 10,000 अगर रहते कंपाउंड्स, तब तो बहुत आसान है कि केमिस्ट्री के किसी भी पार्ट में इसको डाल दो, कर लो। लेकिन कार्बन के मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं, इतने ज्यादा कंपाउंड्स बनते हैं कि जिनको एक अलग से ब्रांच बना दिया गया, जिसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इनके पीछे का कारण क्या था, वो कारण जानते हैं। देखिए, इनके पीछे का कारण ये था, रीजन क्या है, रीजन समझिए। रीजन ये था कि सर कार्बन पूरे पीरियोडिक टेबल का इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जो मिलियन ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। यानी कार्बन मेक्स मिलियन ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड। भाई कार्बन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिनके मिलियन कंपाउंड्स हैं, मतलब इनके कंपाउंड्स की कोई गिनती नहीं, आप जितना चाहो उतने बना सकते हो। दूसरी बात, सर कार्बन के पास कुछ यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है जो बाकी किसी एलिमेंट के पास नहीं है। कार्बन इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कुछ यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है जो किसी एलिमेंट के पास नहीं है। दूसरी पॉइंट ये है कि सर कार्बन हैज यूनिक फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, कि सर कार्बन के पास कुछ यूनिक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब मन में सवाल, ये कौन सी यूनिकनेस है भाई कार्बन के पास, थोड़ा हम भी तो पता करें कि केवल कार्बन के पास या बाकी वाले मोहल्ले देख रहे हैं। यूनिक जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा देखते हैं कि सर कौन कौन सी ऐसी खासियत है। कंपाउंड मिलियंस बनाया, ये समझ में आया कि आप बचपन में पढ़ोगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अल्कीन का ही ऐसे चेन बना लो, ऐसे ही अल्कोहल के बना सकते हो आप, अल्काइन के बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन ये यूनिक केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसको जरा देखें। देखिए कौन कौन सी यूनिकनेस है इसके अंदर।
तो जो दूसरा पॉइंट है उसके अंदर हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं रोमन में 1 करके। सर कि कार्बन के पास जो होती है एक यूनिक जो प्रॉपर्टी है सबसे अलग, वो है केटेनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी? केटेनेशन प्रॉपर्टी। ये जो केटेनेशन प्रॉपर्टी है ये केवल और केवल कार्बन के पास है। किसके पास? कार्बन के पास, और किसी एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है आपका कार्बन जिसके पास केटेनेशन प्रॉपर्टी है। फिर मन में सवाल, सर ये केटेनेशन प्रॉपर्टी होती क्या है? केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है लिंकिंग ऑफ वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम टू फॉर्म ब्रांच, अनब्रांच और साइक्लिक स्ट्रक्चर। सर एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ के या तो एक लंबा सा चेन बनाएगा जो कि अनब्रांच भी हो सकता है, अनब्रांच का मतलब जिसमें ब्रांचेज ना हो, ब्रांच भी हो सकता है जिसमें ब्रांचेज भी बना सकते हैं। सर साइक्लिक भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसी को बोलते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। केटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब हुआ लिंकिंग ऑफ वन कार्बन एटम, लिंकिंग ऑफ वन कार्बन एटम टू अनदर कार्बन एटम, अनदर कार्बन एटम। सर एक कार्बन से दूसरे कार्बन को लिंक करने की जो प्रॉपर्टी होती है उसे क्या बोलते हैं? केटेनेशन प्रॉपर्टी। अब बात सवाल आया कि सर कैसे लिंक करता होगा, थोड़ा हम भी तो देखें। जैसे देखो, अगर ये एक कार्बन है, आप जानते हो ना कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, है ना? जैसे ये कार्बन है, ये दूसरे कार्बन से जुड़ गया ऐसे, फिर ये ऐसे तीसरे कार्बन से जुड़ा, ऐसे करके आप लंबा सा चेन बना सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि वैलेंसी इसकी पूरी तरह से कंप्लीट हो। इधर भी अपना बॉन्ड लगा दिए, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, कोई कार्बन ही जुड़ा हो या नहीं तो हाइड्रोजन जुड़ा हो, कोई भी। तो ऐसे करके आप बड़ा सा एक नेटवर्क तैयार कर सकते हो। आप नीचे चाहो तो कार्बन जोड़ सकते हो, फिर इधर भी बॉन्ड खाली, इधर भी, इधर भी, ऐसे करके आपको जितना जोड़ना हो उतना कार्बन आप जोड़ सकते हो। एक लॉन्ग चेन, ब्रांच, अनब्रांच बहुत सारा बना सकते हो। ये जो लिंकिंग प्रॉपर्टी है ना, दैट इज कॉल्ड केटेनेशन। समझ में आया सर? हाँ, केटेनेशन प्रॉपर्टी तो आ गई। अब बात ये आती है सर और क्या यूनिकनेस है इसमें, क्या यूनिकनेस? इसी केटेनेशन की वजह से ये होमोलोगस सीरीज बनाने लगे। जैसे अल्केन का आप सीरीज पढ़ते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जो सीरीज है इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो ये किसका बन रहा है? केवल कार्बन का, और किसी का तो नहीं बनता है। तो दूसरा आ गया हमारे पास होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज किसका बन रहा है? कार्बन का सर। तो ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। जैसे आप अल्केन का देखे होंगे, है कि नहीं है? अल्केन का सीरीज, जैसे देखो आपको होमोलोगस सीरीज देखना हो तो एक कार्बन का होता है ना सर मीथेन CH4, दो कार्बन का C2H6, तीन कार्बन का C3H8। अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता होगा ना, CnH2n+2 होता है, उसी पे बिठा रहे हैं इसको। तो C4H कितना हो गया? 10। ऐसे करके जो सीरीज आप बनाओगे 5, 6, 7, 8, 10 कार्बन, जितने कार्बन आपका मन करे उतने का बना सकते हो। ये जो सीरीज है इसी को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये अल्केन का हुआ। सर तो अल्केन का भी तो बना सकते हैं ना? बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? लेकिन एक कार्बन का अल्कीन नहीं बनता है, ध्यान रखोगे, क्योंकि अल्कीन का मतलब क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो भैया एक कार्बन के बीच में कैसे होगा डबल बॉन्ड? तो दो कार्बन चाहिए। तो दो कार्बन का अल्कीन होगा क्या? C2H4, जितना कार्बन उसके दो गुना हाइड्रोजन। तीन का क्या बनेगा? C3H6, C4H8, C5H क्या हो जाएगा? 10। ये बन गया। सर अल्काइन का भी बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। -2 लगाना होता है इसमें। C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा? 2। C3 हो जाएगा तो H कितना हो जाएगा? 4। C4 अगर होगा तो H कितना हो जाएगा? 6। C5 अगर होगा तो H कितना हो जाएगा? 8। इस तरह से अल्केन, अल्कीन, अल्काइन का सीरीज बना। अब इस सीरीज में आप देखो ध्यान से, केवल हाइड्रोकार्बन ही है कि नहीं है? ये हाइड्रोजन कार्बन का सीरीज बना अल्केन का। ये किसका है? अल्केन का होमोलोगस सीरीज। ये किसका है सर? अल्कीन का।
ये किसका है सर? अल्काइन का। तो हमने सबके होमोलोगस सीरीज बनाए। ये यूनिकनेस किसके अंदर है? कार्बन के अंदर। ये खासियत किसका है? कार्बन का। एक चीज कॉमन है इनमें, देखो तीनों होमोलोगस सीरीज में जो डिफरेंस होगा आपके कार्बन और हाइड्रोजन का वो सेम होगा। होमोलोगस सीरीज की ये खासियत है, आईआईटी में पूछा गया था कि सर रिस्पेक्टिव होमोलोगस सीरीज के अंदर कितने कार्बन और हाइड्रोजन का अंतर होता है। तो आप चेक करो। अब देखो कि किसी के अंदर भी अगर देखो, चेक करो इसके और इसके बीच में अगर आप डिफरेंस निकालो तो सर ऊपर एक कार्बन नीचे दो कार्बन है, तो एक कार्बन और ऊपर 4 और नीचे 6 हाइड्रोजन है, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस? 2, यानी CH2 ग्रुप का अंतर होगा। ऐसे ही इसके अंदर भी देख लो, 3 कार्बन 2 कार्बन, तो एक कार्बन का 8 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस। ऐसे अल्कीन में देखो, यहाँ 2 यहाँ 3, एक कार्बन का अंतर, 4 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का अंतर। यानी किसी भी होमोलोगस सीरीज में आप चेक करोगे तो CH2 ग्रुप का ही अंतर मिलेगा। इतनी बात क्लियर। मास की अगर बात कर ले, वो मास के टर्म में भी पूछ सकता है, तो आप ध्यान रखना कितने मास का अंतर होगा। सर कार्बन का मास 12 होता है और एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, तो 14 यूनिफाइड कह सकते हो मास, या 14 AMU कह सकते हो, या 14 ग्राम कह सकते हो, तीनों में से कोई भी। तो 14 यूनिफाइड मास के बराबर होता है। ठीक, इतने ही ग्रुप का डिफरेंस होगा CH2 ग्रुप का। यहां तक हो गई यूनिकनेस ऑफ कार्बन की बात। पहला यूनिकनेस क्या है? केटेनेशन प्रॉपर्टी बनाती है ना सर। दूसरा होमोलोगस सीरीज बनाती है। तीसरा सर इनके आइसोमर्स बनते हैं, एक चैप्टर ही है आपका आइसोमेरिज्म। इनके पॉलीमर्स बनते हैं, बहुत सारी खासियतें इनकी। अगर ये सब चैप्टर ही बन जाएगा आपका, आइसोमेरिज्म चैप्टर है, पॉलीमर्स एक चैप्टर है, 12th में पढ़ेंगे पॉलीमर्स हम लोग। ठीक, तो ये सारी बात थी कार्बन का। अब बात ये आती है सर, कार्बन कितने तरह के होते हैं, कितने तरह के कार्बन होते हैं, उनके कितने तरह के हाइड्रोजन लगे होते हैं। ये सब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझ लेते तो और अच्छा होता, बेसिक क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखना होगा, लिखते कैसे हैं। जैसे ये सब जो लिखा हुआ है आपके साथ, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसी को स्ट्रक्चर में कभी कन्वर्ट करते हैं तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनेगा। इसी को हम बाउंड लाइन में लिखेंगे तो बाउंड लाइन नोटेशन बनेगा। इसी को हम कंडेंस करके लिखते हैं तो कंडेंस फॉर्मूला होता है। तो पहले अपन क्या सीखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो देखिए कितने तरह का रिप्रेजेंटेशन होते हैं। रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन 4 तरह से सर हम लिख सकते हैं इनको। पहला तरीका क्या है हमारा, सुनिए। पहला तरीका है सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि आप बचपन से याद किए होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूला याद किए होंगे, शुगर का मॉलिक्यूलर फार्मूला याद किए होंगे, बहुत तरह के मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देता है तुमको, कि कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आप याद करो तो उसमें देखो आपको दो ही चीजें पता चलेगी कि सर कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कितने टाइप के एटम्स है। इनके अलावा आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर बॉन्ड कहाँ पे क्या लगा हुआ है, कितने डिग्री का कार्बन है, कितने डिग्री के हाइड्रोजन लगे हुए हैं, कहाँ पे डबल है, कहाँ पे ट्रिपल लगा हुआ है, कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन देता है? केवल ये दो ही इंफॉर्मेशन देगा आपको, गिव्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन about नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। सर आपको ये बता के देगा नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स लगे हैं, एंड कितने टाइप के एटम है, टाइप ऑफ एटम्स, कितने टाइप्स के एटम्स लगे हुए हैं। यही दो चीजें आपको इंफॉर्मेशन देगा, तीसरा कोई इंफॉर्मेशन ये नहीं देगा। क्या क्या देगा? नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और कितने टाइप के एटम लगा हुआ है। तो सर थोड़ा देख लेते तो और अच्छा लगता। बिल्कुल देख लो, जैसे देखो ग्लूकोज को जानते होगे C6H12O6। अब जरा ये बताओ
भाई ग्लूकोज को देखे, तुम्हारे दिमाग में क्या आया कि सर इसके अंदर 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन लगा हुआ है और 6 ऑक्सीजन लगा हुआ है, यानी नंबर ऑफ एटम्स पता चल गया। कितने टाइप के एटम है? 3, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। 3 टाइप के एटम लगे हुए हैं और सारे एटम्स के आपको नंबर पता है। क्या आपको पता है कि भाई इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसके अंदर में कैसा बॉन्ड लगा हुआ है? क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये कोई इंफॉर्मेशन मिल रहा है? अभी कुछ नहीं मिल रहा है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके अंदर बॉन्ड कैसे लगे होंगे, क्या ये ओपन होगा, क्या ये साइक्लिक होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो जब ऐसा कुछ अगर लिखा हो तो समझ लेना है ये आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ऐसे ही मान लो आप 5 कार्बन का अल्केन बना लो, C5H12 लिखे, तो आप बताओ स्ट्रक्चर नहीं पता चल रहा है इसमें, कहाँ कहाँ सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। अभी तो चलो कि ये अल्केन है तो चलो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल होगा, लेकिन डिग्री ऑफ कार्बन तो पता नहीं चल रहा है, कौन से कार्बन कितनी डिग्री का होगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे ही दुनिया भर के आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि आप बेंजीन लिख दिए, C6H6, दुनिया भर के लाखों करोड़ों एग्जाम्पल्स हैं। तो ये हुआ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात आती है दूसरा क्या है सर? दूसरा इसी का एडवांस वर्जन है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो ध्यान से, सर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? जिनको स्ट्रक्चर के फॉर्म में बनाएंगे, स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो आपको बॉन्ड भी दिखेगा, टाइप्स ऑफ कार्बन भी दिखेगा, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन भी दिखेगा, कहां कौन सा एटम लगा हुआ है पूरा क्लियर कट नजर आएगा। जैसे एक स्ट्रक्चर आपको दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने इसी का बनाया, C5H12 का बना रहे हैं। सर आप जानते हैं कि कार्बन अल्केन का फॉर्मूला है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होगा, और 5 कार्बन है तो अपन क्या किए, 5 कार्बन लगा दिए। अब हमारे पास क्या लगा हुआ है इसमें? हाइड्रोजन। कितने? 12। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं तो आप सब जगह पे क्या करो, हाइड्रोजन जोड़ो, 4 बॉन्ड लगा के। देखो इस तरह से जुड़ गया, सब जगह हाइड्रोजन लिख दो। ये जो बना है ये है इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अभी हम बिल्कुल 9th 10th के तरह बनाए हैं, इसी को शॉर्ट में लिखा जाता है जैसे CH3 CH2 करके, ऐसे। ये जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब देखो इस स्ट्रक्चर से क्या होगा, आपको क्लियर दिख रहा होगा कि सर कौन सा एटम कहां लगा हुआ है, कौन से बॉन्ड्स कैसे लगे हुए, पूरा क्लियर कट नजर आता है। इसी को शॉर्ट में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं कि सर ये CH3 है स्टार्टिंग वाला, 1 2 3 हाइड्रोजन है, इसको लिख दिए शॉर्ट में CH3। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, C और 2 हाइड्रोजन, तो इसको क्या लिख देते हैं, CH2। फिर आगे देखो CH2 लगा हुआ है, फिर आगे देखो CH2 लिखा हुआ है, और फिर सबसे लास्ट में क्या लगा हुआ है, CH3। ठीक, चलो ये क्लियर दिख रहा है। यही चीज को देखो, पहला वाला कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसीलिए लिखे CH3। दूसरे वाले से क्या लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, तो लिखे CH2। तीसरे वाले से देखो फिर लगा हुआ है 2, तो लिख दिए CH2। चौथे वाले से 2, तो CH2। और पांचवें वाले से 3 हाइड्रोजन, तो लिख दिए CH3। ये हुआ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर से क्या होता है, आपको बॉन्ड का पता चलेगा, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन, ठीक है, डिग्री ऑफ मतलब कह सकते हो हाइड्रोजन, और बाकी चीजें तो आपको पता चल ही रहा है। तो ये होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब दुनिया भर के स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, धीरे धीरे आगे जाके और भी सीखेंगे हम लोग। अभी केवल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं कौन कैसा है। अच्छा, और कुछ रिप्रेजेंटेशन देखें, बिल्कुल देख सकते हो, दुनिया भर के स्ट्रक्चर आप बनाए होंगे थोड़े बहुत अगर बेसिक पढ़े हैं तो। जैसे मान लीजिए सर हम थोड़ा सा ब्रांच ब्रांच बनाने की कोशिश करें, तो ये मान लीजिए ये CH3 बना दिए, इधर ऊपर भी लगा देते हैं ये CH3, ऐसे जोड़ दिए CH, डबल बॉन्ड लगा दिए CH, मान लीजिए कि इस कार्बन से लगा दिए ये डबल बॉन्ड O, इधर लगा दिए H, ये फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। तो अब देखो दुनिया भर के इसके अंदर एलिमेंट जुड़ गया है कि नहीं है? अब सब जगह क्लियर चल रहा है कि सर यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा हुआ है, यहाँ इस वाले कार्बन से देखो आप, इस वाले कार्बन को थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो कार्बन है इससे देखो कि आपको ऑक्सीजन दिख रहा होगा जुड़ा हुआ है, कहां पे कौन से एटम लगा हुआ है क्लियर नजर आ रहा होगा आपको क्या। और जैसे इस वाले कार्बन से देखो कि यहाँ ये जुड़ा हुआ है, ये भी आपको क्लियर नजर आ रहा होगा।
है कि नहीं है। स्ट्रक्चर से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, पूरा क्लियर कट। अब तीसरा जो आता है सर, इसी स्ट्रक्चर को शॉर्ट किया जाता है, और शॉर्ट करने को बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? कंडेंस्ड फॉर्मूला। वो कैसे लिखते हैं देखो, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस क्या होता है सर? ये मॉडिफाइड वर्जन होता है स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर को ही मॉडिफाइड करते हैं ना, तो कंडेंस बन जाता है। कैसे सर? देखिए पहले लिख देते हैं, ये है क्या? ये है मॉडिफाइड वर्जन, मॉडिफाइड वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला आप पढ़ रहे हो उसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है आपका कंडेंस फॉर्मूला। बोला ठीक है सर। कैसे? तो देखो एग्जांपल, हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको कंडेंस करेंगे। ठीक, जैसे ये CH3 है, CH2 है, और ये CH2, ये CH2, ये CH3 है। मान लिए ये स्ट्रक्चर है सर, इसका कंडेंस करना है। कैसे करें? देखिए जो चीजें कॉमन मिलता है ना, मैथ के जैसा कॉमन ले लेना है। जैसे आप देखो स्टार्टिंग में CH3 है, फिर CH2, 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 तीन गो CH2, और फिर क्या है CH3। इसमें बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाते हैं। कैसे लिखेंगे? तो सर स्टार्टिंग में है ना आपका CH3, बोले हाँ, फिर ब्रैकेट बनाओ, तीन गो CH2 है, हाँ सर, तो तीन CH2 को लिख दिए, CH2 का होल थ्राइस, और फिर लास्ट में क्या है CH3। ये हो गया कंडेंस। देखो जरा, देखो इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब एग्जाम में करेगा क्या, वो ऐसा ना देके ऐसा दे दिया, अब बोला इसका नाम लिखो। तो जब तक इसके स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे आप नाम नहीं लिख सकते हो ठीक से। कहां से कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है ये कैसे पता चलेगा आपको? तो सारी चीजों को अच्छे से समझना होता है। ठीक, जैसे देखो एक दो और बनाते हैं अपन अच्छा वाला, कि सर ऐसा है ना कि ये CH3 है और इससे जुड़ा हुआ है ये CH3, ऐसे इसी से जुड़ा हुआ है ये CH3, आगे लगा हुआ है CH2। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कार्बन का हर जगह पे 4 बॉन्ड ही होगा। ठीक है, कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाते हैं, तो ये बेहोश वाला काम मत कर देना। हर जगह ऑटोमेटिक अगर लिखेंगे हम तो 4 बॉन्ड ही बना रहेगा, ऑटोमेटिक मोड पे है। अब देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है सर, इसको अगर हमें कंडेंस करना हो तो देखो कि कौन से कार्बन से कितना जुड़ा हुआ है, क्या चीजें जो कॉमन है। अब इस कार्बन को पकड़ो, देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये वाला CH3, ये वाला CH3, और ये वाला CH3। तीनों CH3 जुड़ा हुआ है और तीनों एक जैसा ही है बिल्कुल। ठीक सर, आगे इसी कार्बन से 3 CH2 जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सर। और फिर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन से सर ये फिर 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ये CH3, ये CH3। अब इसको लिखेंगे कैसे देखो, पहले ये वाला लिखना जिससे जुड़ा हुआ है पूरा, ये कार्बन लिखे ना सर। ठीक, अब इस कार्बन से आपका 3 गो जुड़ा हुआ है, कलर चेंज करना है, इससे जुड़ा हुआ है आपका 3 CH3 जुड़ा हुआ है, ये। तो आप क्या करो, ऐसे लिखो CH3 और उसका कर दो होल थ्राइस, यानी इस कार्बन से 3 गो CH3 जुड़ गया। ठीक है सर, इसी कार्बन से आगे 3 गो CH2 जुड़ा हुआ है, हाँ सर, तो आगे लिखो CH2 का होल थ्राइस, 3 गो जुड़ गया। ठीक है सर, फिर ये वाला कार्बन लिखो, चलो कलर चेंज कर दिए, ये वाला कार्बन लिखे, इस वाले कार्बन से देखो 1 2 3 गो CH3 जुड़ा हुआ है, हाँ सर, तो 3 गो CH3 लिख दो। ये क्या किए, CH3 का क्या कर दिए, होल थ्राइस, ये बन गया। देखो तो इसी को ऐसे लिखे कंडेंस में। और अगर मान लो कंडेंस दे दिया और बोला भैया नाम लिखो, और अगर नहीं लिख पाए तब तो फिर दिक्कत है। पहले कंडेंस से स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, फिर जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो नाम बहुत आसानी से आप लिख सकते हो।